स्टार्ट। ओके, ये हमारी फर्स्ट क्लास है सीयूईटी की। ठीक है, मोस्टली जो यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई जाएगी वो करवाई जाएगी बीकॉम ऑनर्स, बीए प्रोग्राम एंड बीए वोकेशनल और बीए बैंकिंग के लिए। ठीक है, बीए बैंकिंग जो है वो बस रामानुजन कॉलेज में है और किसी कॉलेज में नहीं है। ठीक है, और बीकॉम ऑनर्स जो है अब नॉन मैथ्स भी कर सकते हैं, क्योंकि जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अलग अलग आ गए हैं। मतलब अब ऐसा नहीं है कि मैथ्स वाला ही बस बीकॉम ऑनर्स कर सकता है। तो पहला टारगेट हमारा एसआरसीसी ही होगा, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। और लड़कियों, अगर उनके पेरेंट्स चाहते हैं कि बस गर्ल्स कॉलेज में ही जाए, तो लेडी श्री राम कॉलेज। ठीक है, तो ये जो है ये बहुत रिनाउंड कॉलेजेस है। ठीक है, तो अब ध्यान से पढ़ना। आज जो हम टारगेट करने वाले हैं वो इकोनॉमिक्स टारगेट करने वाले हैं, और इकोनॉमिक्स का सिलेबस एंड ओवरऑल सारी चीजें। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन में बीकॉम ऑनर्स के हम क्या क्या लेने वाले हैं? अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश। ठीक है, अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो या आईपी के कॉलेज में जाना चाहते हो, तो आपको एक फिफ्थ भी सेलेक्ट करना पड़ेगा, जिसका नाम है जनरल टेस्ट। ठीक है, विदाउट जनरल टेस्ट आपका प्राइवेट में नहीं होगा। ठीक है, आईपी जैसे कॉलेजेस में। ठीक है, और जो आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनके लिए कोई भी 3 सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री या ज्योग्राफी, तो जिस चीज में आप ऑनर्स कर रहे हो वो सब्जेक्ट तो आपको लेना है, प्लस इंग्लिश लेना है, प्लस 2 अदर सब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल, अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स कर रहे हो, ठीक है, तो आपको इंग्लिश लेना है, पॉलिटिकल साइंस लेना है, प्लस 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, और अगर आप प्राइवेट में लेना चाहते हो पॉलिटिकल साइंस के, तो जनरल टेस्ट भी आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। पहली आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करना है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, उसके बाद फुलफिल करना है आउटसाइडर्स का। तो आउटसाइडर का एक ही क्राइटेरिया है कि जनरल टेस्ट का भी टेस्ट देकर आप मेरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आ सकते हो। हमेशा याद रखना, जो 12th में पढ़ा है उसी का टेस्ट दे सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं दे सकते। ओके, तो जब भी आपको सीयूईटी का डिटेल चाहिए हो, ठीक है, तो आप सबसे पहले टॉपिक डाल लो अपने कॉपी में इकोनॉमिक्स। ठीक है, इकोनॉमिक्स टॉपिक डाल लो। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो 309 है। ठीक है, हाँ, इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो 309। ठीक है, इकोनॉमिक्स का जो कोड है वो 309 है। ठीक है, अब कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं, ठीक है, तो हमेशा याद रखना। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, उस 50 में से आपको 40 करने हैं। ठीक है, और पर क्वेश्चन जो है 5 मार्क्स का होगा, और एक क्वेश्चन गलत 1 मार्क्स रिडक्शन। ठीक है, ठीक है, तो पहला जो हम सब्जेक्ट करने जा रहे हैं वो है इकोनॉमिक्स। आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको 40 कंप्लीट करने हैं। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपको जो कंप्लीट करना है वो 40 कंप्लीट करना है। ठीक है, आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से 40 कंप्लीट करना है। 1 राइट आंसर इक्वल टू 5 मार्क्स, और 1 रॉन्ग आंसर जो आपने अटेम्प्ट किया है, ठीक है, इक्वल टू कितना? -1। ठीक है, और अगर नहीं अटेम्प्ट किया तो 0 मार्क्स। ठीक है, तो अगर आप अटेम्प्ट कर कर गलत कर रहे हो तो ये मानना कि आपने 6 मार्क्स लूज कर दिए, और अगर आप नहीं अटेम्प्ट कर रहे तो आपने बस 5 मार्क्स लूज किया है। ठीक है, और अगर आप अटेम्प्ट कर कर सही कर रहे हो तो 5 मार्क्स पॉजिटिव। ठीक है, अगर ओवरऑल देखा जाए तो 40 क्वेश्चन में से भैया कितने एक्यूरेटली सही हो जाने चाहिए? तो अगर आपको एसआरसीसी जाना है तो 38 क्वेश्चन सही होने चाहिए। बस आप कितनी गलती कर सकते हो? 2 क्वेश्चन में गलती कर सकते हो, 2 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो। ठीक है, ओनली 2 क्वेश्चन में तुक्का लगा सकते हो, बाकी तुक्का लगाया तो भूल जाना कि क्या होगा। ठीक है, तो इन टोटल 40 में से कितने सही करने हैं? 38। 2 छोड़कर आ जाओ, बेटर है बजाय इसके कि। ठीक है, तो ये रखो कि 38 इंटू 5 कितना होता है? 5 into 40,
180, हाँ क्योंकि 4 जा रहा है ना उधर। ओके 180 लाने हैं आपको। तुझसे यार 180 कोई क्वेश्चन तो गलत किया। 200 मार्क्स 190 होगा ना। सर 190 होगा। वही ना 190 क्योंकि 2 मार्क्स हमें तो सीधा माइनस कर देना था 200 में से। तो छोड़ के आ रहे थे। अगर 2 छोड़ कर आ रहे हो और अगर आप गलत कर कर आ रहे हो तो 180 ठीक है समझ गए। ठीक है क्या टारगेट है SRCC ठीक है। और इनका जो ह्यूमैनिटीज वाले हैं उनके लिए जो टारगेट है वो हंसराज हो गया, सेंट स्टीफन हो गया, ठीक है, रामजस हो गया, ठीक है, ये सारे मिरांडा हो गया, ठीक है। मिरांडा नंबर 1 पे चल रहा है लेकिन मिरांडा में बस इको ऑनर्स होता है और मेरे पास मोस्टली जो स्टूडेंट्स है वो नॉन मैथ्स वाले हैं, ठीक है। तो मिरांडा भूल जाना इको ऑनर्स के, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे मेन चीज जो आपको रट्टाफिकेशन करना है, जो आपको बहुत अच्छे से समझना है वो है एनसीईआरटी, ठीक है। विदाउट एनसीईआरटी कुछ नहीं होना। एनसीईआरटी की एक एक लाइन चार्ट जानी है तब जाकर चीजें अच्छे से होगी। एनसीईआरटी कंपल्शन है, ठीक है। विदाउट एनसीईआरटी कुछ नहीं होना। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, उसके बाद हम पढ़ेंगे संदीप गर्ग से, और उसके बाद हम पढ़ेंगे एनएम शाह से, और उसके बाद हम अलग अलग सप्लीमेंट्री सीबीएसई के नोट्स देखेंगे। तब जाकर हमारा यूनिट 1 कंप्लीट होगा। समझ गए। ये और ये यूनिट आपकी क्लास 11th की है, ठीक है। बाकी नीचे वाला कंटेंट जो है वो क्लास 12th का है, ठीक है। आज का टारगेट क्या है? इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अब अपनी कॉपी में ऐसे लिख लेना, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, 1 2, ठीक है। पॉइंट डालकर उसमें बॉक्सेस बना देगा, ठीक है। ऐसे व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स और सेंट्रल प्रॉब्लम पहले में। हाँ, व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स बॉक्स बना लिया, सेंट्रल प्रॉब्लम्स बॉक्स बना लिया। समझ गए समझ गए, ओके। बॉक्स बना लिया। इज्जत से समझना एक एक लाइन को, एक एक लाइन को फील करना, अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। कर लिया कर लिया, लिख लिया। आयुश्री लिख लिया, प्रतिभा लिख लिया, हाँ सर। हाँ भैया। तनीषा रावत लिख लिया, हाँ सर। अभी हम करने वाले, एटलीस्ट आपको 10 बार पढ़ना पड़ेगा तब जाकर समझ आएगा, याद रखो। क्या आपको ऊपर बस ये लिखना है, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 1 एनसीईआरटी, पीडीएफ आ जाएगी।
बोलो बोलो क्या ये तो यूट्यूब पे जाएगा सीधा। कब जाना है तुम्हें? ये चैप्टर कंप्लीट करके जाना। वो चैप्टर कितने बजे तक होता है? हो जाएगा। क्या हो रहा है इसमें? ओके स्टार्ट करते हैं। ठीक है ध्यान से सुनना। एनसीईआरटी जो है वो बहुत अलग टाइप ऑफ चीज है। ठीक है कुछ चीजें वो प्रिजम्पशन कर कर चलता है कि भाई अब बच्चा 11th में आ गया है और हमने इतनी सारी एनसीईआरटी बना दी है तो 10th तक जो उसने सीखा है वो आगे भी उसे याद होगा। ठीक है ओके अब स्टार्ट करते हैं। थिंक ऑफ एनी सोसाइटी। ठीक है तो हम एक सोसाइटी का नाम रख लेते हैं जिसका नाम है मयूरिया थिंग्स। ठीक है पीपल इन द सोसाइटी नीड मेनी गुड्स। ठीक है बहुत सारे गुड्स चाहिए उन्हें और यहाँ पर गुड्स का मतलब सर्विसेज भी है और गुड्स का मतलब टेंजिबल आइटम्स भी है। ठीक है फॉर एग्जाम्पल अगर अकाउंटेंसी में गुड्स की बात होती है तो गुड्स का मतलब होता है जिसे आप टच कर सकते हो वो जो अब आप खरीद रहे हो तो गुड्स है। लेकिन यहाँ पर गुड्स का मतलब सर्विसेज भी है और गुड्स का मतलब वो एक्चुअल वाला जो जिसे हम टच कर सकते हैं वो तो है ही। हेलो गुड आफ्टरनून सर। सर आप ही हाँ हाँ ठीक है तो पीपल इन द सोसाइटी नीड मेनी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है इन देयर एवरीडे लाइफ इंक्लूडिंग फूड क्लोथिंग शेल्टर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज लाइक रोड्स रेलवे postal services and various other services like that of teachers and doctors. In fact, list of goods and services that any individual need is so large that no individual in the society to begin with has all the things she needs. ठीक है अगर मुकेश अंबानी भी है तो उसे भी तो आया चाहिए ना उसे भी एक ड्राइवर चाहिए। ठीक है वो सारी चीजें खुद नहीं कर सकता तो कुछ ना कुछ तो उसकी रिक्वायरमेंट्स होगी। हर इंडिविजुअल खुद ही सारी चीजें खुद नहीं कर सकता उसे किसी ना किसी की नीड होगी। तो एवरी इंडिविजुअल हैज सम अमाउंट ऑफ ओनली अ फ्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज दैट शी वुड लाइक टू यूज। अ फैमिली फार्म मे ओन अ प्लॉट ऑफ लैंड सम ग्रेन फार्मिंग implements may be a pair of bullocks and also a labor services of the family members। ठीक है लेबर सर्विसेज ऑफ द फैमिली मेंबर्स मतलब एक फार्मर्स की बात करें तो फार्मर के पास एक गाय हो सकती है फार्मर के पास लैंड हो सकता है फार्मर उस लैंड पे फार्मिंग करवा सकता है अपने फैमिली मेंबर्स से। A weaver may have some yarn some cotton and other instrument required for weaving clothes. The teacher in the local school has the skills required to impart education to the student. Some others in the society may not have any resource except their own labor services. Each of these decision-making unit can produce some goods or services by using resources that it has and use part of the produce to obtain the many other goods and services which it needs। ठीक है अगर मान लो एक टीचर है वो स्कूल में जाती है पढ़ाती है ठीक है तो अपने घर पे भी वो पढ़ा सकती है तो अपने घर पे बस वो क्या सर्विस दे सकती है पढ़ाने की बाकी खाना वाना उसे कहाँ से लाना पड़ेगा बाहर से ही जाकर लाना पड़ेगा है ना। ठीक है वैसे ही एक फार्मर जो है वो खाने का तो इंतजाम कर सकता है लेकिन उसके अलावा जो उसे चीजें चाहिए होगी वो कहाँ से लाएगा कहीं और से लाना पड़ेगा उसे। फॉर एग्जाम्पल द फैमिली फार्म कैन प्रोड्यूस कॉर्न यूज पार्ट ऑफ द प्रोड्यूस फॉर वेरियस पर्पसेस and procure clothing housing and various services in exchange for the rest of the product।
Similarly, the weaver can get the goods and services that she wants in exchange for the clothes she produced in her yarn. The teacher can earn some money by teaching students in the school and use money for obtaining the goods and services that she wants. The laborer also can try to fulfill her needs by using whatever money she can earn by working for someone else. Each individual can thus use her resources to fulfill her needs. It goes without saying that no individual has unlimited resources compared to her needs. The amount of corn that the family farm can produce is limited by the amount of resources it has, and hence the amount of different goods and services that it can produce in exchange of corn is also limited. As a result, the family is forced to make choice between different goods and services that are available. It can have more of goods or services only by giving some amount of other goods and services. ठीक है, मतलब अगर उसे दूसरी चीज चाहिए तो उसे अपने कौन को देना पड़ेगा, तब जाकर उसे दूसरी चीज मिलेगी। वैसे ही उस टीचर ने जो स्कूल से कमाया है उसे उस स्कूल की मनी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाकर उसे वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स मिल सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, if the family wants to have a bigger house, it may have to give up the idea of having a few more acre of arable land. मतलब अगर उस लैंड पे ही तो हाउस बनाएगा, तो अभी तक वो फार्मिंग कर रहा था, अब वो चाहता है बिगर हाउस हो, तो उसे अपने लैंड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाकर बिगर हाउस होगा। If it wants more and better education for children, it may have to give up some of the luxuries of life. The same is the case with all other individuals in society. Everyone faces scarcity of resources and therefore has to use the limited resources in the best possible way to fulfill her needs. ठीक है, हर इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तब जाकर वो दूसरी चीज को पा पाता है। ठीक है, विदाउट सेक्रीफाइस चीजें नहीं अकम्प्लिश हो सकती। So in general, every individual in society is engaged in the production of some goods or services. She wants a combination of many goods and services, not all of which are produced by her. Needless to say that there has to some compatibility between what people in the society collectively want and what they produce. For example, the total amount of corn produced by family farm along with other farming unit in the society must match the total amount of corn that the people in the society collectively want to consume. If people in the society do not want as much corn as the farming unit are capable of producing, collectively a part of resources of these units could have been used in the production of some other goods or services which is high in demand. On the other hand, if the people in the society want more corn compared to what the farming unit are producing collectively, the resources used in the production of some other goods and services may reallocated to the production of corn. मतलब कि अगर सोसाइटी को कॉर्न ज्यादा नहीं चाहिए, ठीक है, तो क्या करेगा, कॉर्न की जगह कुछ और प्रोड्यूस करेगा। और अगर मान लो कि फार्मर्स कुछ और प्रोड्यूस कर रहे हैं जबकि सोसाइटी को कॉर्न चाहिए, तो फिर वो डीएलोकेट करेगा और सारे जने क्या प्रोड्यूस करेंगे, कॉर्न प्रोड्यूस करेंगे। Similar is the case with all other goods and services. Just as the resources of an individual are scarce, the resources of the society are also scarce in comparison to what the people in the society might collectively want to have. The scarce resources of the society have to be reallocated properly in the production of different goods and services in keeping with the likes and dislikes of the people of the society. Any allocation of resources of the society would result in the production of particular combination of different goods and services. The goods and services thus produced will have to be distributed among the individuals of the society. The allocation of the limited resources and distribution of final mix of goods and services are the two of the basic problems of the economy. ठीक है, एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है, उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ठीक है, तो तुम्हें कुछ याद आ रहा होगा कि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड रिसोर्सेज हैव ऑल्टरनेटिव यूजेस। तो in reality, any economy is much more complex compared to the society discussed above. In the light of what we have learned about the society, let us discuss the fundamental concern of discipline of
economics, some of which we shall study throughout the book. Okay. ओके एक बार ना ये अपनी कॉपी में लिख लो. बाय गुड्स वी मीन फिजिकल टेंजिबल ऑब्जेक्ट यूज्ड टू सेटिस्फाई पीपल वांट्स. क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो आपके इसी प्रिजम्पशंस पे आएंगे कि बच्चे एनसीईआरटी पढ़ते रहे हैं. ठीक है, तो अगर गुड्स लिखा है तो इसका मतलब सर्विसेज भी है. ठीक है, बस ये वाला कंटेंट लिख लो जरा. आ जाओ आ जाओ. ये अपनी कॉपी में लिखो. ठीक है, जब मैं रिपीट करूंगा तो पता नहीं था 12 बजे. चलो कोई नहीं, जल्दी से लिख दो जरा. नहीं बालकनी पैर में दर्द. पहला पॉइंट ये कह रहा है कि रियलिटी में अगर गुड्स का मीनिंग देखा जाए तो गुड्स मतलब है कोई भी टेंजिबल प्रोडक्ट. ठीक है, लेकिन इस बुक के हिसाब से हमने गुड्स को माना है सर्विसेज जिसे आप टच नहीं कर सकते. तो मतलब अगर बुक में गुड्स यूज हुआ है इसका मतलब है कि वो सर्विसेज की भी बात कर रहा है और प्रोडक्ट की भी बात कर रहा है. मतलब अगर डिक्शनरी में मीनिंग देखेगा गुड्स का तो गुड्स मतलब है जिस जिस प्रोडक्ट को आप टच कर सकते हो. ठीक है, और सर्विसेज मतलब होता है जिस प्रोडक्ट को आप टच नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल स्विगी से डिलीवरी मंगवाना. तो ऐसा थोड़ी कि स्विगी की डिलीवरी को थोड़ी टच कर सकते हो. वो सर्विसेज कभी भी टच नहीं हो सकता. और हम बस टू सेक्टर इकोनॉमी पढ़ रहे हैं तो सेकंड पॉइंट का मतलब है फर्म और हाउस होल्ड. मतलब जो भी बात होगी इस बुक के अंदर वो फर्म और हाउस होल्ड की बात होगी. टू सेक्टर इकोनॉमी 4 सेक्टर होते हैं ना, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. इस बार की 12th के सिलेबस में नहीं था लेकिन सीयूटी के सिलेबस में तो होगा ना 4 सब्जेक्ट. नहीं क्यों नहीं है 2 सेक्टर. एनसीईआरटी नहीं है तो उसमें क्या होता है. रिलेटेड सिलेबस में नहीं है. नहीं, जो एनसीईआरटी में होनी है. हाँ, लिख लिया सबने.
रिसोर्स का मतलब है यहाँ पर कि जो इनपुट यूज होते हैं किसी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए। तो बाय रिसोर्स वी मीन दोस गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच आर यूज्ड टू प्रोड्यूस अदर गुड्स एंड सर्विसेज, लैंड, लेबर, टूल्स, फैसिलिटी। फॉर एग्जांपल ये ट्यूशन ऑपरेट हो रहा है तो ये ट्यूशन में रेंट जा रहा है, और वो जो लैंड है उस पे ये ट्यूशन बिल्डअप है, ये मकान लैंड, लेबर, मैं अपना टाइम दे रहा हूँ तो मैं लेबर हूँ। कैपिटल हो गया तुम्हारा मशीनरी एंड टूल्स, कि उसमें पैसा लग रखा है। एंड एंटरप्राइज मतलब जिन्होंने इन सारे को चीजों को कंबाइन किया है। लिख लिया सबने? आयुश्री लिख लिया, प्रतिभा लिख लिया, तनीषा लिख लिया, हाँ जी भैया। तनीषा भैया थोड़ा सा रह रहा है, अभी लिख रही हूँ। जल्दी लिख। रीड कर लेना, एक बार क्लियर है ना? तुम कौन से पॉइंट तो सेकंड या फर्स्ट? खत्म हो गया। तो अभी तक जो हमने समझा है तुम लिखते भी जाना और समझते भी जाना। अभी तक हमने समझा है कि हमें एक सोसाइटी को अज्यूम करना था और उस सोसाइटी में ये देखना था कि इंडिविजुअल की क्या डिमांड है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमें एक ये बताया गया कि हर इंसान के पास कुछ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है और कुछ डिसएडवांटेज होता है। मतलब कि मेरे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है पढ़ाने का, तुम्हारे पास कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है, मान लो कि तुम अच्छी कोडिंग कर लेते हो तो तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है कोडिंग का। ठीक है, तो अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता है, ठीक है, और उस बच्चे को अगर कुछ पढ़ना होता है, ठीक है, तो तुम मुझे कांटेक्ट करोगे, और अगर मुझे कोई वेबसाइट या ऐप बनाना है तो मैं तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। ठीक है, तो हर इंसान कुछ ना कुछ में अच्छा होता है और बहुत सारी चीजों में बर्बाद सा होता है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में जो बर्बाद सा होता है तो उसे उनकी गुड्स एंड सर्विसेज खरीदनी पड़ती है। तो हमेशा क्या होता है, हमेशा इंसान एक चीज में कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है और दूसरी चीज में नॉन कॉम्पिटिटिव, मतलब कि दूसरी चीज में वो उतना अच्छा नहीं कर पाता, तो उसे किसी और से वो सर्विस लेनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक फार्मर जो है वो बस क्रॉप्स प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन अगर उसे अपने बच्चे को पढ़ाना है तो उसे स्कूल भेजना पड़ेगा, और जब वो स्कूल भेजेगा तो उसे अपने कॉर्न को बेचकर उसे कैश में कन्वर्ट करके उसके बाद वो पैसा देकर तब वो अपने बच्चे को पढ़ा सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो कि एक फार्मर को बड़ा हाउस चाहिए तो उसे अपने लैंड को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तब जाकर वो हाउस बिल्डअप कर सकता है। तो हर किसी की वांट जो होती है वो अनलिमिटेड होती है, उसके पास जो रिसोर्सेज होती है वो लिमिटेड होते हैं, और उस लिमिटेड रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं। या तो वो उस लैंड पे फार्मिंग कर ले या फिर अपना घर बनाए। ठीक है, अगर घर बना रहे हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन कम होगा, और अगर घर नहीं बना रहे हैं तो क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा। क्रॉप प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ज्यादा बेच सकता है, ज्यादा बेच सकता है तो ज्यादा उसके घर पे इनकम आ सकती है, और उस इनकम से ज्यादा काम हो सकता है। डन ना डन? हो गया तनीषा? हाँ हाँ करो लास्ट, अदर गुड्स। रिसोर्स का मतलब क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। ठीक है, और इंडिविजुअल का मतलब क्या है, फर्म एंड हाउस होल्ड। गुड्स का मतलब क्या है, टेंजिबल भी हो सकता है और इंटेंजिबल भी हो सकता है। टेंजिबल मतलब जिसे आप टच कर सकते हो, इंटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते। टेंजिबल जिसे हम टच कर सकते हैं, इंटेंजिबल जिसे हम टच नहीं कर सकते। ठीक है, ओके। बस ये जो लास्ट दो पैराग्राफ है उसे रीड कर लो, एनी एलोकेशन से लेकर दिस बुक तक।
डन डन ना, चलो अब इसे थोड़ी सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ओके, ध्यान से सुनना, ये बस सुनने वाला है, इसमें कुछ लिखना नहीं है। एवरी फील्ड ऑफ स्टडी हैज इट्स ओन लैंग्वेज एंड इट्स ओन वे ऑफ थिंकिंग। फॉर एग्जांपल, मैथमेटिक्स टॉक्स अबाउट अलजेब्रा, साइंस डील्स विद एक्सपेरिमेंट, अकाउंट्स डील्स विद प्रॉफिट एंड लॉस एंड सो ऑन। तो इकोनॉमिक्स इज नो डिफरेंट। एक इकोनॉमिक्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है, और अब तुम 12th क्लास में हो तो तुम्हें पता चल चुका है। मतलब जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, ठीक है, यही सारा, प्राइस सीलिंग, प्राइस फ्लोर, यही सब पढ़ा है हमने 11th क्लास में। तो एन इकोनॉमिक्स लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ टर्म्स लाइक डिमांड, सप्लाई, मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली, ठीक है। इन द कमिंग चैप्टर यू विल कम अक्रॉस मेनी न्यू टर्म्स and some familiar word that economists use in a specialized way. So the most important purpose of this book is to help you understand an economist's way of thinking. Of course, एक जना एक ही दिन में मैथमेटिशियन नहीं बन सकता, वैसे ही एक ही जना एक ही दिन में इकोनॉमिस्ट नहीं बन सकता। Of course, as one cannot become a mathematician overnight, in the same way, learning to think like an economist will take some time. Yet with a combination of theory, numerical and live example, this will give you ample opportunity to develop and practice this skill. Before we proceeded to the meaning of economics, let us first understand the meaning of economy and reason for studying economics. सबसे पहले क्या आता है? इकोनॉमी। इकोनॉमी मतलब होता है हर इंडिविजुअल डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहा होता है और डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर कर कमा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सब्जी वाला सब्जी बेचकर कमा रहा है, एक अंडे वाला अंडा बेचकर कमा रहा है, चौकीदार भैया चौकीदारी कर कर कमा रहे हैं, ठीक है। वो मोमोज वाला मोमोज बेचकर कमा रहा है। तो हर इंडिविजुअल कुछ ना कुछ काम कर रहा है और कुछ ना कुछ काम कर कर कमा रहा है। तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व मेनी एक्टिविटी हैपनिंग अराउंड यू इन योर डेली लाइफ। फॉर इंस्टेंस, you may have seen factories, mines, shops, offices, flyover, railways, etc. All these institutions and organizations may be collectively called an economy. Such unit enable people to earn an income and at the same time help to produce goods and services which people required for use. तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी एक सिस्टम है by which people get living or earn their livelihood. So an economy is a system which provide people the means to work and earn a living. An economy is a system which provides people the means to work and earn a living. It is an organization that provides living to the people. In this task, it makes use of the available resources to produce those goods and services that people want. For example, Indian economy consists of all sources of production in agriculture, industry, transport, communication, banking, etc. मतलब primary sector, secondary sector, मतलब manufacturing sector and service sector. ठीक है, बस आप ये जो ब्लैक कलर में लिखा है ना हाइलाइटेड, an economy is a system by which people get living, और an economy is a system which provides people the means to work and earn a living, ये लिख दो अपनी कॉपी में, इकोनॉमी लिखकर डैश डाल। क्लियर है?
किसी भी इकोनॉमी को ढंग से ऑपरेट होने के लिए उन्हें ये 3 प्रोसेस करने पड़ते हैं। वो 3 प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट। विदाउट प्रोडक्शन कोई गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड नहीं हो पाएगी, ठीक है। अगर फार्मर कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा तो कोई उसके कमोडिटी को कंज्यूम थोड़ी कर पाएगा, और जब कंजम्पशन नहीं होगी तो वो कुछ इन्वेस्टमेंट करेगा नहीं, नेक्स्ट सीड पे थोड़ी पैसा लगाएगा। तो किसी भी इकोनॉमी को ढंग से ऑपरेट होने के लिए 3 चीजें जरूरी है: प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, ठीक है। विदाउट प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट कोई भी इकोनॉमी रन नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्रोडक्शन, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट आर दी 3 वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी। अगर इकोनॉमी को ढंग से ऑपरेट होना है, मतलब कि अगर ये सर्कल चलता रहे, तो उसे ये 3 प्रोसेस करने पड़ेंगे। सबसे पहला प्रोसेस क्या है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? प्रोडक्शन का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना। जब गुड्स एंड सर्विसेज बना तो लोगों की हेल्प से बना होगा, और जब लोगों की हेल्प से बना तो इस प्रोसेस को थोड़ा ढंग से पढ़ लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है, ठीक है। मान लो पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है जिसका नाम है टाटा, ठीक है। बहुत सारे हाउस होल्ड है, किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा लैंड पड़ा है, किन्हीं हाउस होल्ड के पास बहुत ज्यादा टाइम पड़ा है। इकोनॉमिक्स में जिनके पास भी टाइम पड़ा होता है उसे हम लेबर कहते हैं। एक और हाउस होल्ड है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा पड़ा है, एक और हाउस होल्ड है जिसके पास बिजनेस माइंडेड दिमाग पड़ा है। जो बिजनेस माइंडेड दिमाग वाले होते हैं उन्हें हम एंटरप्राइज कहते हैं, ठीक है। अब जिन बंदों के पास लैंड पड़ा है, अल्टीमेटली उनकी इकोनॉमी कैसे चलेगी? लैंड रेंट पे देकर, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया? लैंड टाटा को रेंट पे दे दिया, टाटा ने इन रिवॉर्ड ने क्या दिया? रेंट। वैसे ही जिनके पास टाइम पड़ा है तो उनकी इकोनॉमी कैसे चल सकती है? लेबर देकर, अपना टाइम देकर। इन्हें क्या मिलेगा? वेजेस, ठीक है। जिनके पास पैसा पड़ा है वो पैसा दे देंगे और टाटा उन पैसों से मशीनरी एंड टूल्स खरीद देगा, तो उन्हें क्या मिलेगा उसके बदले में? इंटरेस्ट, ठीक है, क्योंकि ये इन्वेस्टर्स है। और जो बिजनेस माइंडेड दिमाग लगा रहा है उसे मिलेगा प्रॉफिट, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन चाहिए होते हैं। अगर एक गोलगप्पे वाला है तो लैंड पे इस्टेब्लिश है, वो अपना टाइम दे रहा है तो अपना लेबर लगा रहा है, ठीक है। उसने पैसा भी लगाया है तो कैपिटल लगा रहा है, प्लस उसने अपना एक आइडिया लगाया किस हिसाब से उसे गोलगप्पे बेचने हैं, तो एंटरप्राइज हो गया, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन 4 है: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है। टाटा ने इन चारों की हेल्प से क्या प्रोड्यूस कर लिया? गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो इसे कौन सा फेज कह देंगे? प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? यहां पर टाटा जो है, टाटा जो है वो क्या कर रहा है? टाटा जो है हाउस होल्ड्स की हेल्प ले रहा है, अलग अलग हाउस होल्ड्स की हेल्प ले रहा है। जिनके पास लैंड पड़ा है उन लैंड वालों की हेल्प ले रहा है, जिनके पास टाइम पड़ा है टाइम वालों की हेल्प ले रहा है, जिनके पास पैसा पड़ा है पैसों वाले की हेल्प ले रहा है, और जिनके पास बिजनेस माइंडेड दिमाग पड़ा है उनकी हेल्प ले रहा है, ठीक है। और उसके उन्होंने क्या कर लिया? प्रोड्यूस कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो पहले फेज में क्या हो रहा है? पहले फेज में टाटा जो है गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। पहले फेज में टाटा क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है। पहले फेज में टाटा क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। अल्टीमेटली जब गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो जाएंगे तो टाटा इन्हें क्या देगा? फैक्टर्स ऑफ पेमेंट, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ पेमेंट क्या होता है? लैंड पे क्या मिलता है? रेंट। लेबर पे क्या मिलता है? वेजेस। कैपिटल पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। और बिजनेस माइंडेड दिमाग पे क्या मिलता है? प्रॉफिट, ठीक है। इन सबको जब मिला देते हैं तो फैक्टर ऑफ पेमेंट हो गया। सबके घर में पैसा चला गया। अब सबके घर में पैसा चला गया, अल्टीमेटली वो पैसा खर्च कहाँ होगा? टाटा पे ही होगा, मार्केट में जाकर, क्योंकि पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है जिसका नाम है टाटा। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज अवेल करेंगे वो टाटा के ही करेंगे, अल्टीमेटली पैसा टाटा पे आ गया, ठीक है। तो ये तो एक सिंप्लीफाइड चीज हो गई, ठीक है, कि हमने अज्यूम कर लिया पूरी इकोनॉमी में एक ही फर्म है, अलग अलग हाउस होल्ड है, अलग अलग हाउस होल्ड ने अपना अलग अलग सरप्लस वाला सामान दिया, और उसके बाद टाटा ने उन्हें पैसे दे दिए, और उसके बाद अल्टीमेटली वो पैसे को खर्च करने जा रहे हैं, तो टाटा के पास ऑलरेडी फिर से पैसा आ गया, ठीक है। अब लिख लो अपनी कॉपी में वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी।
इन्वेस्टमेंट लास्ट में क्यों है? क्योंकि फिर से क्या हो रहा है, फिर से वो चीज इन्वेस्ट हो रही है अरे, और फिर से ये साइकिल चलता रहेगा। हाँ, देखिए सबने, ठीक है, लिख लिया आयुश्री, प्रतिभा? हाँ भैया। ओके ओके। तो ओके, व्हाई स्टडी इकोनॉमिक्स? तो इकोनॉमिक्स हम स्टडी कर रहे हैं ड्यू टू स्कैरसिटी, ठीक है। विदाउट स्कैरसिटी, अगर स्कैरसिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक्स की कोई जरूरत नहीं थी। स्कैरसिटी नहीं होती तो इकोनॉमिक्स की उनकी जरूरत नहीं थी, ठीक है। तो वी ऑल गो टू सिनेमा हॉल टू वॉच अ मूवी, वी गो टू रेस्टोरेंट टू ईट, वी अटेंड स्कूल टू गेट educated or to be able to earn a living. It means every activity is conducted for a specific reason. Economics is studied because it enables us to understand different aspects of the economy. However, the main reason for study of economics can be simplified to a single word, that is scarcity. Scarcity की वजह से हम economics पढ़ रहे हैं। अगर scarcity नहीं होती तो economics हम नहीं पढ़ते, ठीक है। तो scarcity का मतलब क्या होता है? जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है, ठीक है। तो द मेन रीजन फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, दैट इज स्कैरसिटी, ठीक है। लिख लो जरा, द मेन रीजन फॉर द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स कैन बी सिंप्लीफाइड टू अ सिंगल वर्ड, दैट इज स्कैरसिटी। डन। और स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी का मतलब होता है जब सप्लाई कम होती है और डिमांड ज्यादा होता है। तो स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू अ डिमांड फॉर अ। लिख लिया ना, द मेन रीजन फॉर स्कैरसिटी का मतलब क्या होता है? स्कैरसिटी रेफर्स टू द लिमिटेशन ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू अ डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट। ओके, तो स्कैरसिटी का मतलब क्या है? जैसे बीच में टमाटर के दाम बढ़ गए थे, टमाटर के दाम के बढ़ने का रीजन क्या था? क्योंकि टमाटर जो था वो मार्केट में ज्यादा आ नहीं रहा था, तो हाउस होल्ड को तो टमाटर चाहिए, क्योंकि टमाटर हमारे लिए स्टेपल है, स्टेपल फूड है, ठीक है। तो लोग डिमांड करने जा रहे थे, लेकिन उतनी सप्लाई नहीं थी, उसकी वजह से प्राइस बढ़ गया था, और प्राइस इतना ज्यादा बढ़ा कि पूछो मत। इट रेफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन वांट्स एक्सीड्स द अवेलेबल रिसोर्सेज। जितना इकोनॉमी के पास पड़ा है और जितना इकोनॉमी के पास पड़ा है और जितनी डिमांड आ रही है, तो इकोनॉमी के पास जो पड़ा है वो कम पड़ा है और जो डिमांड आ रही है वो ज्यादा आ रही है। As a result, goods are not readily available and society does not have enough resources to satisfy all the wants of its people. तो scarcity एक universal phenomena है। कोई भी
इकोनॉमी स्कैरसिटी से कभी भी बच नहीं सकती। दैट इज एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन एंड इकोनॉमी फेसेस स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज कॉल्स फॉर इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अगर मान लो कि आपकी इकोनॉमी में स्कैरसिटी है, तो आप उस स्कैरसिटी से कैसे बच सकते हो? हर चीज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके। मान लो कि आपने एक पेप्सी की बोतल ली 40 की, ठीक है, अब उस बोतल को मतलब कि आपने उस कोल्ड ड्रिंक को पी लिया, उसके बाद भी आप उसे एज अ वाटर बॉटल यूज कर रहे हो। तो इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, तो पहले तो स्कैरसिटी की डेफिनेशन लिख लो, उसके बाद इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब लिख लो। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब होता है किसी भी रिसोर्सेज का बेस्ट पॉसिबल यूज क्या हो सकता है, वो यूज कर देखना। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनोमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कर लिया, कर लिया। अभी तक हमने क्या पढ़ लिया? इकोनॉमी पढ़ लिया। इकोनॉमी एक सिस्टम है, हर इंडिविजुअल अलग अलग कर कर काम करता है और अलग अलग काम कर कर कमा रहा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स हम स्कैरसिटी की वजह से पढ़ रहे हैं। उससे पहले हमने पढ़ा वाइटल प्रोसेस ऑफ एन इकोनॉमी, बट वो प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है, ओके। कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है, मान लो कि पहले पूरी इकोनॉमी में 1000 लैपटॉप, ठीक है, अब मान लो 400 जनों ने और लैपटॉप खरीद लिया, तो अब कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो गया? 1400 लैपटॉप का। वैसे ही एक इंडिविजुअल फॉर्म में पहले मान लो मेरे पास एक ही अलमीरा था, तो कैपिटल फॉर्मेशन एक था। अब मान लो 2 अलमीरा हो गया, तो कैपिटल फॉर्मेशन, अब मेरे पास 2 अलमीरा है, तो कैपिटल फॉर्मेशन। तो स्कैरसिटी मेजर प्रॉब्लम नहीं है, उसके साथ उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फॉर एग्जांपल, तुम्हारे डैड जो है वो 5 लीटर पेट्रोल लाए, ठीक है, अब मान लो कि तुम्हारे उधर लाइट नहीं आती, अब या तो पेट्रोल तुम जनरेटर में डालो, या तो तुम पेट्रोल बाइक में डालो, या तो तुम पेट्रोल कार में डालो, या तुम पेट्रोल ठंड को मिटाने के लिए यूज करो। ठीक है, ठंड को मिटाना मतलब कि उसको जलाना नहीं, मतलब वो लकड़ थोड़ा सा डाल देते हैं। ठीक है, तो लिमिटेशन ऑफ रिसोर्सेज is not the only problem. ठीक है, in addition to being scarce, resources also have alternative uses. So alternate use of resources means that a resource can be put to a more than one use. ठीक है, for example, we all know petrol is scarce in relation to its demand, but there is more than one problem. In addition to its scarcity, it is used not only in vehicle but also in machine, railway engines, airplane, generator, etc. Whenever a commodity is chosen for one use, the other valuable use will have to be rejected. It gives to rise to a problem of choice. ठीक है, तो स्कैरसिटी की वजह से क्या आता है? प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी आता है। ठीक है, और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस को हम कहते हैं इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, अब इकोनॉमिक प्रॉब्लम की डेफिनेशन देखो। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो है वो है कि कैसे मैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से सेटिस्फाई करता हूं। So economic problem is a problem of choice involving satisfaction of unlimited wants out of limited resources having alternative needs.
इकोनॉमिक प्रॉब्लम का मतलब क्या है, कैसे हम अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो रीजंस फॉर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, पहला रीजन क्या है, स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। जितनी लोगों की डिमांड है उतनी सप्लाई नहीं है इकोनॉमी में, और लोगों के पास उतना पैसा नहीं होता। तो रिसोर्सेज लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल आर लिमिटेड in relation to their demand. An economy cannot produce all what people want. For example, अगर मान लो गवर्नमेंट को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है तो उसे अपने लैंड को स्कूल के लिए यूज करना पड़ेगा, लेकिन फिर मॉल्स नहीं बन पाएंगे, फिर हॉस्पिटल नहीं बन पाएंगे, फिर आपका धर्मशाला नहीं बन पाएगा। तो ये सारी चीजें सेक्रीफाइस होकर तब जाकर आप अपना स्कूल बना सकते हो। तो हर लैंड का एक ऑल्टरनेटिव यूजेस है। वैसे ही तुम्हारा टाइम अगर इधर यूटिलाइज हो रहा है तो तुम कोई और एक्टिविटी नहीं कर पा रहे, क्योंकि तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है, एक दिन में 24 घंटे हैं। So it is the basic reason for existence of economic problem in all economies. Scarcity is universal and applies to all individual, organization and country. There would have been no problem if resources were not scarce. Human के जो wants है वो unlimited है और वो कभी भी satisfy नहीं होने वाले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज तुम्हारे डैड ने तुम्हें साइकिल गिफ्ट कर दिया तो कल तुम स्कूटी की डिमांड करोगे, स्कूटी गिफ्ट कर दिया तो बाइक की डिमांड करोगे, बाइक गिफ्ट कर दिया तो कार की डिमांड करोगे, कार गिफ्ट कर दिया तो लग्जरियस कार की डिमांड करोगे, लग्जरियस कार गिफ्ट कर दिया तो चार्टर्ड प्लेन की डिमांड करोगे, चार्टर्ड प्लेन गिफ्ट कर दिया तो फॉरेन की डिमांड करोगे। तो ह्यूमन वांट्स आर नेवर एंडिंग, दैट इज they can never be fully satisfied. As soon as one want is satisfied, another new want emerges. Wants of the people are unlimited and keep on multiplying and cannot be satisfied due to limited resources. So human wants also differ in priority. That is, all wants are not of equal intensity. For example, अगर मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ तो मैं रैकेट की डिमांड करूंगा, लेकिन अगर कोई क्रिकेट प्लेयर है तो बैट और बॉल की डिमांड करेगा, विकेट की डिमांड करेगा, ग्लव्स की डिमांड करेगा। तो एवरी इंडिविजुअल, सम वांट्स आर मोर इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट एज कंपेयर टू अदर। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की डिमांड या सीबीटी के 10 ईयर की डिमांड नहीं करूंगा, लेकिन तुम लोग करोगे क्योंकि तुम्हारी इंटेंसिटी ज्यादा है, तुम्हें वो क्रैक करना है। तो ड्यू टू दिस रीजन पीपल एलोकेट देयर रिसोर्सेज इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस टू सेटिस्फाई सम ऑफ देयर वांट्स। इफ ऑल ह्यूमन वांट्स had been of equal importance, then it would have become impossible to make choices. ठीक है, उसके बाद उसके ऑल्टरनेटिव यूजेस। ठीक है, अगर मैं एक डिमांड को फुलफिल कर रहा हूं तो दूसरी डिमांड को मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो रिसोर्सेज आर नॉट ओनली स्केर्स बट दे कैन आल्सो बी पुट टू वेरियस यूजेस। इट मेक्स चॉइस अमंग द रिसोर्सेज मोर इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जांपल, पेट्रोल इज यूज्ड नॉट ओनली इन व्हीकल but also for running machine, generator, etc. As a result, economy has to make choice between alternative uses of given resources. ठीक है, आपको क्या करना है, ये 3 बस सब पॉइंट्स लिख लो। Reasons for economic problem. Human wants are unlimited, resources are limited, and resources are alternative. ठीक है, अब आते हैं आयुश्री लिख लिया, प्रतिभा लिख लिया, तनीषा लिख लिया। हाँ सर। चलो, रिसोर्सेज वर्सेस ह्यूमन वांट। तो रिसोर्सेज के फीचर्स क्या है, रिसोर्सेज स्केर्स होते हैं और उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस होते हैं।
वैसे ही ह्यूमन वांट्स के फीचर्स क्या है, ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होते हैं और कभी भी सेटिस्फाई नहीं होते ह्यूमन बींग्स, और ये डिफर करते हैं प्रायोरिटीज। ठीक है, एक फार्मर के लिए प्रायोरिटी होगी उसका अच्छा क्रॉप होता है, वैसे ही एक इंजीनियर के लिए प्रायोरिटी होगी उसका और अच्छा पैकेज लगता है। ठीक है, तो डिफर करता है प्रायोरिटीज में। ठीक है, लिख लो जरा रिसोर्सेज के फीचर्स और features of resources, features of human beings. Done? लिख लिया ना, आपने लिख लिया। ओके, तो अब हम इकोनॉमिक्स से क्या समझ पाते हैं कि इकोनॉमिक्स जो है ना एक स्टडी है ह्यूमन बीइंग्स कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप को एडजस्ट कर रहे होते हैं अपनी अनलिमिटेड वांट्स को लेते हुए। तो इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज एन एडजस्टमेंट बिटवीन अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स विद लिमिटेड रिसोर्सेज हैविंग अल्टरनेटिव। तो इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, सोशल साइंस जहां पर सोसाइटी एग्जिस्ट कर रहा है, जहां पर ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट करते हैं, कि कैसे सोसाइटी चूज कर रहा है जो उसकी जेब में, मान लो तुम्हारी जेब में 1000 रुपए पड़े हैं, अब उस 1000 रुपए को कैसे तुम यूटिलाइज करते हो, क्योंकि उस 1000 रुपए में तुम लाख चीज कर सकते हो, लेकिन एक ही चीज, मतलब लाख चीज 1000 रुपए की आ सकती है, लेकिन किसी एक को ही चूज करना पड़ेगा। तो economics is a social science which studies the way a society chooses to use its limited resources, which have alternative uses to produce goods and services and to distribute them among different groups of people. So why economics is considered as a social science? The term social stands for any systematic and organized body of knowledge. The economics is also a science as it is a systematic and organized study of economic behavior of human beings. However, it is not an exact science like physics and chemistry, as it deals with the study of human behavior. Therefore, it is known as social science. ठीक है, यह assertion और reason में आ सकता है। ठीक है, तो what is economics all about? तो economics is all about making choices in the presence of scarcity. It studies human behavior as a relationship between means, resources, and ends human wants. So economics aim to ensure that resources are used in a best possible manner. अब जो जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ लिख लो जरा। ये तो पूरा लिख लेना, ये भी पूरा, और ये भी लिख लो जरा।
हाँ
किया ना आप लोगों ने, किया ना कभी? लिख लिया? पंजाबी है ना उसका, पंजाबी और हिस्ट्री। ये प्रोग्राम आ रहे हैं। नहीं, अरे इस कॉलेज में सब्जेक्ट ऑनलाइन जब टेस्ट हुआ था तब लिख लिया आयुश्री, प्रतिभा? हाँ सर। आज इतना ही कर लो, ठीक है? आधे घंटे का रेस्ट ले लो, ठीक है? इतना थ्योरी थ्योरी हो गया, ठीक है? अब 2 बजे करते हैं क्लास, ओके? ओके सर, बाय सर। हेलो स्टूडेंट्स, तो ये डे 1 था इकोनॉमिक्स का, ठीक है? और मैं पीडीएफ की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, थैंक यू। और अगर किसी को ऑफिशियली लेना हो क्लास, तो हम मयूर विहार फेज 3 दिल्ली में इंस्टीट्यूट, प्लीज टेल, थैंक यू।